हेलो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और मैं यूट्यूब पर 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन उसमें 99% जो वीडियोज़ हैं वो क्लास 11-12 से रिलेटेड हैं। तो ये लास्ट वीक मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आए और उसमें मुझे कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप 9-10 के वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हैं, आप 9-10 के वीडियोज़ भी बनाइए। हम लोग अगर 9-10 क्लास से वीडियोज़ पढ़ के और हम लोग थोड़ा बेहतर हो जाएंगे तो क्लास 11 और 12th में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मुझे उनकी बात समझ में आई और मैंने सोचा कि चलो भाई 11-12 बनाता हूँ तो 9-10 के भी वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं लास्ट 30 ईयर से भी ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। तो 9-10 की क्लासेस मैंने वैसे फ्रिक्वेंटली कभी पढ़ाई नहीं, क्योंकि हमेशा 11th-12th और हायर क्लासेस में डील करता हूँ। लेकिन 9-10 की क्लासेस भी हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है यहाँ पर श्यामनगर कानपुर में। तो कभी कभी मैं 9-10 के बच्चों की क्लास ले रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। कभी कभी मैं उनको पढ़ा देता हूँ तो मुझे पूरा उसका आइडिया हो चुका है। तो अब मैं सोचता हूँ कि 9-10 के लिए वीडियोस बनाऊँ। और लॉकडाउन के चलते बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है। टुडे इज़ 8 जून 2020। तो आप समझ सकते हो कि अनलॉक 1 चल रहा है, फिर भी अभी स्कूल कोचिंग वगैरह कुछ खुली नहीं है। तो मैं 10th के एक वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप NCERT कि देखिए ये इस तरीके की एक NCERT बुक होती है ये, और ये इसका जो है ये फर्स्ट पेज इस तरीके का होता है। तो ये NCERT बुक होती है और इस बुक में हम लोगों को, इसमें मेरे 5 चैप्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं क्लास 10th में। ठीक है, मैं एक एक करके उन चैप्टर्स को करूँगा। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं वीडियो की बनाने की जो शुरुआत कर रहा हूँ वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कर रहा हूँ, और NCERT के अकॉर्डिंगली मैं लेके चलूँगा। तो आपके देखिए बोर्ड लेवल की तैयारी तो होगी, और इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसको मैं शुरू करूँगा और साथ में मैं 9th के भी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए मैं ये पहला वीडियो शुरू करता हूँ। अगले फेज़ में जब हम आएंगे तो उस वीडियो के साथ उस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का है और ये पूरी तरह से NCERT बेस्ड है, और मैं आपको इसमें सब कुछ करवा दूंगा। आप इसको पढ़ लेना, और ये ज़रूर है कि अगर अच्छा आपको लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो पढ़िए, आराम से पूरा वीडियो पढ़िए। मैं एक एक करके आपको आर्टिकल वाइज लेके के चल रहा हूँ। देखिए पहले इसमें इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो मैं पहले आपको इसी NCERT बुक का इंट्रो बताता हूँ, और इसमें थोड़ा सा कार्बन के बारे में बताया गया है, ज़रा आप भी समझ लीजिए अबाउट कार्बन। तो अगर कार्बन के बारे में हम देखें तो अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट भी कहते हैं इसको, अर्थ क्रस्ट है ना, ज़मीन जो अर्थ जो होती है, अर्थ के ऊपर का हिस्सा, तो उसको जो है अर्थ क्रस्ट बोलती हैं। तो इसमें NCERT के मुताबिक जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 0.02% है, और ये होता है एज मेटल कार्बोनेट्स। आपको पता है कि कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, हमने पोटेशियम कार्बोनेट लिया K2CO3, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3,
या फिर देखिए इसके अंदर आपको कार्बन दिख रहा है, फिर दूसरे नंबर पे जैसे हमने लिया मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे आपका NaHCO3 हुआ, KHCO3 हुआ, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इसके अलावा मेटल साइनाइड हुआ, जैसे KCN हुआ, NaCN हुआ, हाँ, जैसे कि आपका मेटल साइनेट हुआ। मेटल साइनेट में हमारा जैसे NaCNO हुआ, सोडियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट वगैरह। इस तरह का जितना भी इसके अंदर है उसमें एक दो चीज़ें और आप जोड़ लीजिएगा, एक कोल है और एक पेट्रोलियम है और एटसेट्रा, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.0% होती है, लेकिन जो परसेंट ऑफ कार्बन एज CO2 है, जो हमको पता है कि ये एटमॉस्फेयर में है, एयर जो है उसके अंदर है, तो ये करीब 0.03% है। आप देख सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे एटमॉस्फेयर में 0.03%। इसके बावजूद लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। NCERT के मुताबिक, यहाँ पर मैंने एक जगह कहीं पर देखा था कि NCERT के अकॉर्डिंगली करीब करीब इसमें लिखा हुआ है 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट मुझे गूगल, आप भी करके देख सकते हो, गूगल करने पर ये 9 to 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजे जा चुके हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नंबर बहुत कम होते हैं। देखिए मैं NCERT को लेके चल रहा हूँ, आप NCERT को रीड करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बुक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। इस बुक को लिखने की भी एक लिमिट है, इतनी मोटी बुक हो गई है, ज़्यादा अगर लिखेंगे तो और मोटी हो जाएगी। तो जो चीज़ें इसमें नहीं हैं वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। आप अगर दोनों को मिला के पढ़ोगे तो आपके लिए बड़ा मज़ेदार होगा काम, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पहली चीज़, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने जो बातें बताई वो आपके सामने हैं, और ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। और उसके बाद जो हमारा अगला जो इसमें टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन, और फिर इसमें इन्होंने बताया है द कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मैं आपको अपनी तरीके से बताऊंगा। देखिए बुक लेने का एक एडवांटेज ये है कि मैं आगे नहीं भागूंगा, क्योंकि दायरा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का है। अगर मैं MSc लेवल तक का पॉइंट यहाँ पर दिमाग में तो है तो वो मुझे नहीं लाना है। मुझे एक अच्छा लेवल, आपका जो भी बोर्ड लेवल है उसको 100% और प्लस कर दीजिए, वो मैं लेवल आपको लेने जा रहा हूँ। तो अभी हमारा ये आर्टिकल है 4.1 NCERT में, और बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप पहले एक बात समझिए, द बॉन्ड which is formed by equal sharing of electrons between two atoms is called कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इक्वल शेयरिंग से बनता है, और
the bond between non-metal and non-metal is covalent. As carbon is a non-metal, so bond between carbon and carbon is covalent. और in organic compounds following elements are found. हमको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. तो जैसे आपका कार्बन तो मस्ट है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, एंड सम मेटल्स. ये जो मेटल्स होते हैं ये ज़्यादातर सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए अलग कर दें. तो अगर हम इनको गौर करें तो ऑल आर नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स mainly have covalent bonds. मेनली जो इनके अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. तो अगर हम बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच की बात करें तो वो बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं. तो ये थोड़ी सी थ्योरी है. पहले मैंने बताया कि इक्वल शेयरिंग से बनते हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया. एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने भी 2 दिए. एक ने 3 दिए, दूसरे ने भी 3 दिए. ठीक है, 3 तक ही बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बन सकते. और ऑर्गेनिक में ज़्यादातर पाए जाने वाले अगर हम मेटल्स को अलग कर दें तो सारे कंपाउंड सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं. और अगर नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट होती है. अब अगर हम कार्बन के अंदर के बॉन्ड की बात करें तो देखिए मैं आपको कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ जो आपको मुझे इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिखाई दे रही है. मुझे देखना ज़रूरी है एनसीईआरटी को, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी से, आपके स्कूल में एनसीईआरटी पे फोकस किया जाएगा. मुझे एनसीईआरटी की सारी अच्छाइयों को लेना है और जो उसमें कमियां हैं उसको भी हमको दूर करना है. आपको अगर हमें बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे तो देखिए कार्बन के साथ आपको या तो ये सिचुएशन होगी, ये आपको या तो फिर ये सिचुएशन होगी, या फिर आपको ये सिचुएशन मिलेगी, या फिर आपको ये सिचुएशन मिलेगी. क्योंकि कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, तो हम कह सकते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. और वैसे भी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और तब ये अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है. और इसीलिए इसकी कोवेलेंसी 4 है. चूँकि 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, एक सिंगल होता है. अगर हम यहाँ पर ये भी मैं लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है. 3 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं. आप इसमें जैसे कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड को देखा करिए तो आप डंडियाँ गिना करिए. ठीक है, मैं आपको एक अपनी स्पेशल, जैसे जब कभी कोई स्पेशल चीज़ होती है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, विशेष.
थोड़ा दिखने में भी स्पेशल लगता है, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी, तो ये स्पेशल चीज़ एक हो जाती है। तो उसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कार्बन होता है, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें विशेष में पॉइंट लिखूँगा। अगर हम 3 तरह के बॉन्ड की बात करें तो सिंगल, हाँ विशेष में मुझे ये लिखना है कि कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ डंडीज, डंडी 1 2 3 4, ये होती है डंडी लकड़ी टुकड़ा छोटा सा। तो जैसे इससे तो 4 डंडियाँ आपने गिन लिया तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 और 2 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 3 और 1 4 हो गई। यानी कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको वो वैलेंसी चेक करनी है, तो गिन लेना है कि उससे डंडी पूरी 4 लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, ठीक है ना। कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ जो बुक में मुझे दिख रहे थे। जैसे हमको H2 बनाना है, अब H की वैलेंसी देखो क्या होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। H1 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो 1 चाहिए तो इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। अब अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो हमने बना दिया H और डंडी H। अभी गिना, बोला हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 1 होती है, मतलब इसमें कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। तो अगर हमको ये बनाना है तो 1 डंडी हमने बना दी। अब एक हमको, ये तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसको आप बोल सकते हो बॉन्ड फार्मूला, लेकिन एक हमको इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी बनाना होता है। जैसे हमें डॉट फार्मूला बनाना है तो H हमने 1 यहाँ लिखा, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने H का 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को क्रॉस से दिखा दिया और फिर ये गोला बना दिया, और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 डंडी, ये शेयरिंग वाला। यही जो चीज़ ये कह रहा है वही चीज़ ये कह रहा है। ये ज़रा अच्छा लग रहा है देखने में, ये सिंपल लग रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में है। बोलो ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला 2, पूरा गोला इसका चक्री ले लीजिए, हाइड्रोजन के पास कितने 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, क्यों, इसकी चक्री में भी 2 आ रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग हो गई। अब जैसे ऐसे ही हम लोग ले लें, मान लिया ऑक्सीजन हम ले लें, ऑक्सीजन O होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,6। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप आई लिंक में जाके देखिए, तो मैंने एक वीडियो अभी बनाया जल्दी में बोरबरी स्कीम पे, उसको आप सीख लीजिए। तो 2,6 हमने कर दिया। 8 पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, मैं शॉर्ट में CV लिख रहा हूँ। CV का मतलब कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ डंडी, नंबर ऑफ डंडी का मतलब 2 डंडियाँ बनानी है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। अब अगर कोवैलेंसी इसकी 2 हो गई तो अब आपको जो भी स्ट्रक्चर बनाने हैं तो 2 डंडियाँ लगानी हैं। अब मान लीजिए कि हम O2 को लेके बनाएं, तो एक तरीका क्या होता है, देखिए अच्छा तरीका ये होता है, O बनाया 2 डंडी लगा दी, पूछा कि ये स्ट्रक्चर सही है, बोला हाँ सही है, O की वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी कितनी है, 2 है, सबकी पूरी होनी चाहिए, पूरी हो गई। लेकिन हमको ये वाला तो हो गया हमारा बॉन्ड फार्मूला, अब हमको बनाना है डॉट फार्मूला। तो डॉट फार्मूला बनाना है तो ये देखिए हमने O बनाया, ये हमने O बनाया। अब हमको वैलेंस शेल पे काम करना है। डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमको वैलेंस शेल को शो करना होता है। वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे पता है कि शेयरिंग कितने की कर रहा है, 2 2 की। अगर डबल डंडी लग जाए तो समझ लेना इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इस O ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। 2 डंडी मतलब 2 पेयर, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने 2 दिए, एक एटम ने 2 दिए। यही तो इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है, इक्वल शेयरिंग बराबरी की शेयरिंग। तो अभी क्या हुआ कि O के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें 2 तो देखो ये शेयरिंग के लिए डाल दिया इसने भी 2 डाल दिया, और दोनों में डिफ्रेंशिएशन के लिए देखिए कुल 6 थे,
1 2 ये शेयरिंग में चलेगा, 3 4 5 6, और ऐसी तरीके से यहाँ पर कितना हुआ, ये हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, गोला लगा देना। ये देखिए गोला लगा दिया। गोले वाले स्ट्रक्चर एक्चुअल में आउटडेटेड होते हैं, आपको इस तरीकों को ज़्यादा फोकस करना होगा। आप थोड़ा सा सही तरीके से चलो। आप पहले ये बनाओ, ये जैसे आपने बना लिया, आपने कहा क्या हुआ, बोला 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, बोला कितने बचे, बोला ये बचे वाले हो गए, बोला इधर क्या, इधर बोला ये बचे हो गए। बोला इसमें क्रॉस क्यों नहीं लगा रहे हो, क्लास इसलिए नहीं लगा रहे कि इसमें फ़र्क हमको नहीं दिखाना है, इसमें तो हमको दिख ही रहा है कि ये ऑक्सीजन इसके हैं और ये ऑक्सीजन इसके हैं। और जो इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है अनबॉन्डेड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बहुत जगह बोर्ड में है। लोन पेयर का मतलब है, आगे जब आप 11th में जाओगे तो लोन पेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इसका मतलब होता है अनबॉन्डेड या अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं कर रहे। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, दिस रीजन, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये शेयरिंग वाला जोन है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। देखिए इसको ऐसे बना दिया, ये बॉन्ड फार्मूला हो गया और ये आपका डॉट फार्मूला हो गया। और इसमें जो है मैं और देख लेता हूँ, तो ये मैं आर्टिकल आपका कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें एक इन्होंने नाइट्रोजन भी लिया है, और फिर कार्बन वाले स्ट्रक्चर हम अलग से लेंगे। कार्बन वाले स्ट्रक्चर हम अलग से लेंगे। मैं एक नाइट्रोजन और ले रहा हूँ, तो आपको ये वैलेंसी का खेल भी समझा दे रहा हूँ। अब देखिए नाइट्रोजन होता है 7 2,5, 8 करने के लिए 3 कम है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, Cv का मतलब कोवैलेंसी, कोवैलेंसी हो गई 3। कोवैलेंसी का मतलब 3 डंडी इससे लगनी चाहिए। अब हमको नाइट्रोजन हमने ले लिया मॉलिक्यूल, अब हमने N लिखा, N लिखा। अब हमने कहा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो नंबर ऑफ डंडी हमको लगानी है, तो नंबर ऑफ डंडी कैसे लगाएंगे, हम डंडी 3 लगा देंगे। तो इसकी भी 3 हो गई वैलेंसी, इसकी भी 3 हो गई, सबकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने इसके वैलेंस शेल में, देखो ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी बनाने में इन्हीं इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 में से क्या किए, 3 ये दे चुका है, तो 2 बचे ये बना दिए। इसी तरीके से 2 इसके पास बचे। तो इसका मतलब क्या है कि ईच नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉन्ड फार्मूला। और हमको अब क्या चाहिए, हमको चाहिए डॉट फार्मूला। डॉट फार्मूले के लिए क्या करेंगे, N लिखा, N लिखा। अब उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो 3 डंडी का मतलब फिर से समझिए, अगर 2 एटम के बीच 3 डंडी लगी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिए हैं। अभी दोनों के इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर एक को क्रॉस से दिखाया है तो एक के डॉट से दिखा दो। अब 3 इसने ये दिए, 4 5, 3 ये दिए, 4 5। अब आप इसको घेर लीजिए, गोला बना दीजिए। उसके बाद आप गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस नाइट्रोजन के 3 3 6 2 8, और इसका ऑक्टेट पूरा है। और इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 4.1 विद इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इसी आर्टिकल 4.1 में अगर हम चलते हैं, और आप बुक अपने सामने रखिए, बुक रखिए, कॉपी रखिए, पढ़िए, इसको तैयार करिए, अच्छे मार्क्स का आता है। मैं आपको बता भी दूंगा आगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, लेकिन पहले आप इस चैप्टर को पढ़िए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हमको बनाना है। तो मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। अब इसको पहले आप बनाया करिए इससे बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड फार्मूले से आसानी से बनता है डॉट स्ट्रक्चर। जैसे इसको हमको बनाना है तो C बनाया, और 4 H हैं,
तो 4 तरफ से H से घेर दिया हमने। और फिर H की वैलेंसी होती है एक वैलेंसी का मतलब एक डंडी, एक डंडी, एक डंडी, एक डंडी। फिर चेक कर लिया कि स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ डंडी। ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई इट्स कोवैलेंसी ऑलवेज। तो हमें हाइड्रोजन ने सबने अपनी एक एक पूरी कर ली और कार्बन ने 4 पूरी कर ली। अब हम बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर। जरा ध्यान से देखिए, कार्बन लिखा, H लिखा, H लिखा, H लिखा और H लिखा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 खुद के, और एक एक डंडी अगर बन रही है तो एक डंडी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन का हुआ। इधर भी एक डंडी लगी है तो एक इसने दिया, 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 बन गया। अभी क्या करने, गोले लगाने। हाइड्रोजन का ये गोला हो गया, हाइड्रोजन का ये गोला हो गया, इसका ये गोला हो गया, इसका ये गोला हो गया, और कार्बन का ये बड़ा सा गोला हो गया। ये हो गया आपका, ठीक है। वैसे ये एकदम बकवास स्ट्रक्चर होते हैं, ये बढ़िया स्ट्रक्चर होते हैं। जो ये बता रहा है वही ये बता रहा है। लगता है लोगों को कि ये ज़्यादा सरल है, मगर ये ज़्यादा आर्टिस्टिक है। लगता है लोगों को कि ये सिंपल है, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो लगता है वो होता नहीं है। आसमान नीला, स्काई ब्लू होता नहीं है, लगता है। अर्थ रोटेट कर रही होती है, लगती नहीं है रोटेट करती हुई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दुनिया में है। लाल रंग जो लाल दिखाई देता है वो लाल छोड़ के सब होता है, नीला रंग नीले को छोड़ के सब होता है। काला रंग, काले रंग का मतलब है कि सारे रंग इसने एब्जॉर्व कर लिए, कुछ बाहर निकला नहीं। और सफ़ेद यानी वाइट रंग का मतलब होता है कि कोई भी रंग इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वाइट नज़र आ रहा है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। ये साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को बताया, उसी से मैंने सीखा। तो ये है आपको फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है। उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो जो एलिमेंट्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो अगर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, different internal arrangement of atoms of a given element are called एलोट्रॉप्स। उन्हीं को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। एक तो होता है डायमंड, सभी जानते हो, हार्डेस्ट मटेरियल इन दिस अर्थ। सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल यही होता है, डायमंड। और इसमें टेट्राहेड्रल मैनर में कार्बन अरेंज होता है। टेट्राहेड्रल मैनर में ये टेट्राहेड्रल होता है, ऐसे ऐसे टेट्राहेड्रल होता है। ये आपका एक कार्बन यहाँ हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ। ऐसे टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंजमेंट होता है, ऐसे, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। टेट्राहेड्रल बहुत स्ट्रांग होता है और ये पूरा एक लंबा सा नेटवर्क बनता है। फिर दूसरे नंबर पे ग्रेफाइट। आप पेंसिल यूज़ करते हो, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की लीड जो है वो यूज़ होती है। और जो ग्रेफाइट होता है हमारा, उसके अंदर कुछ ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऐसे हेक्सागोनल मैनर में, ये सब कार्बन है, ये सब आपके देखिए कार्बन है। फिर एक ऐसे एक लेयर बना दीजिए, ऐसे करके ये बनता चला जाता है, ऐसे बन जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ये लेयर ऐसे है, ऐसे आप सोचिए कि ऐसे एक लेयर बनती चली जा रही है। फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे लेयर बनती चली जाती है। एक ये लेयर बन गई, एक जैसे ये नीचे लेयर आपकी बन गई ऐसे, ठीक है, ऐसे। और फिर इनके यहाँ जो बीच में आप देख रहे हो ना, इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन, बीच में यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसीलिए ये कंडक्टर होता है। तो ये ग्रेफाइट होता है। और तीसरा नंबर पे जो इसका एलोट्रोप होता है वो होता है
फुलिरीन्स। फुलिरीन्स होती हैं, फुलिरीन्स में इसका फॉर्मूला C60 होता है। वैसे मोस्टली ये हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये C70 एंड सो ऑन और भी इसके फॉर्मूले बन सकते हैं। ये सॉकर बॉल की तरह एक आपको डायग्राम नज़र आएगा, सॉकर बॉल की तरह नज़र आएगा। उसमें कुछ होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग और कुछ होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग। सॉकर बॉल का मतलब फुटबॉल जैसा मामला होता है। ये मॉडर्न ज़माने में बड़ा मजबूत फाइबर इससे बनाया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये फुलिरीन्स होती हैं। इनको जो बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उनका नाम था बक मिनिस्टर फुलर, और उन्हीं के नाम पे इनको नाम दिया गया फुलिरीन्स। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, डायमंड जिसमें टेट्राहेड्रल वेनर होता है, और हार्डेस्ट मटेरियल इन दिस अर्थ ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक लेयर ऐसे हेक्सागन, इसमें जो इसके साथ एक नाम जुड़ता है ना वो हेक्सागन जुड़ता है, ठीक है। और ऐसे जैसे एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी बन गई, और उसी के लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी वजह से ये कंडक्टर होता है। और पेंसिल जो होती है उसके अंदर यही ग्रेफाइट हम लोग यूज़ करते हैं। और ये फुलिरीन होती है, सॉकर बॉल, फुटबॉल की तरह दिखने में होता है, जिसके अंदर 5 मेंबर्ड, ऐसे करके 5 मेंबर्ड रिंग भी बनती हैं, और 6 इधर में बना देता हूँ अभी, फिर मिटा दूंगा। ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बनती हैं, और ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग बनती हैं, और ऐसे बनती है पूरा एक फुटबॉल टाइप का, एक सॉकर बॉल टाइप का होता है। मैं इसमें है नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये आपका इससे रिलेटेड डिटेल हुआ। ये आपका आर्टिकल 4.1 का काम कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़ा सा वाइटल फोर्स थ्योरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जरा मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये तो एक मैंने अभी आपको CH4 का बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर मैं आपको वाइटल फोर्स थ्योरी समझाता हूँ। वीडियो बड़ा बनेगा, आखिरी तक देखना, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। बहुत ठीक ठाक नंबरों का इसमें से आपको पूछा जाता है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, आप बिल्कुल सजा लीजिए, ऐसे सजा लीजिए। अभी हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 डंडियाँ लगा दीजिए। इस ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो 2 डंडियाँ लगा दीजिए। और कार्बन की 4 होती है, तो 4 लग गई। ये हमारा है बॉन्ड फॉर्मूला या बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसी से अब आप डॉट फॉर्मूला बना लीजिए। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने C बना लिया, O बना लिया, O बना लिया। मैंने किताबों में सीखा कि पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ, लेकिन मुझे लगा कि ये बनाना सरल है, पहले ये बना लो फिर ये बना लो, ठीक है। अब आप देखिए C है, O है, O है, हमने बना लिया। अब क्या करना है कि इसको देखना है हमको। तो यहाँ पर डबल डंडी लगी हुई है, तो O की वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन O देगा, 2 C देगा। तो चलिए 2 दे दिए O ने और 2 दे दिए C। अगल बगल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए डॉट क्रॉस आप यूज़ कर सकते हो। आपके अगर स्कूल में नहीं बताया जाए तो आप जैसे बताया जाए डॉट डॉट बताया जाए डॉट डॉट। NCERT में सब क्रॉस क्रॉस बने हुए हैं। आप इधर बनाना है, इधर इस C और इस C के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कट्टम लगाया, ये कट्टम। उसके बाद O के पास देखिए O होता है 6, 8 होता है, 8 का मतलब 2,6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन होता है 6, 2,4, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 4 पूरे बन चुके हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं लास्ट शेल में, और अभी ऑक्सीजन के कितने बने हैं 2, तो अभी और बनेंगे 3 4 5 6। आप इधर भी बना सकते थे, ये लोन पेयर से ऐसे बना सकते थे आप, ठीक है। जब क्लास 11th में आप जाओगे तो ज़्यादातर ये आपको खेल लेके चलना पड़ेगा,
फिर अगर इधर लेके चलेंगे हम तो यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद ओ का पूरा ये सर्कल बना लो। ओ के पास आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ओ का बना लो आप गोला, ठीक। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला कार्बन का ये बना लो, ठीक है। ये जब लुईस ने ये सब स्ट्रक्चर दिए थे उस ज़माने में ये चलता था, और लुईस के स्ट्रक्चर देने के कुछ साल बाद ही जब मॉडर्न थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये सब खेल खत्म हो गया। तो ये बच्चे लोगों का काम है, और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ कि पहले ये बनाया करो फिर ये बनाया करो। ये देखो CO2 बन गया। और व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, इसको अनडाउटली आप इसको लर्न करना पड़ेगा। आप सल्फर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इसको याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप प्रैक्टिस करिए। ये क्राउन टाइप का बनता है। सल्फर देखिए होता है 16 2 8 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इस सल्फर ने एक डंडी इधर लगाई, एक डंडी इधर लगाई, अपनी 2 वैलेंसी पूरी करी, होते हैं 6। तो देखिए 2 इधर बचेंगे, 2 इधर बचेंगे, ऐसे सभी के पास बचेंगे, ऐसे सभी के पास बचेंगे। आप कैसे भी बनाइए, सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर बचेंगे। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आप बनाइए। आपने यहाँ एक सल्फर बनाया, एक यहाँ बनाया, डरिएगा नहीं, एक यहाँ बनाया, 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 एक यहाँ बनाया। अब इन दोनों के बीच में बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर ने दिया। अब मैं डॉट और क्रॉस नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा। देखिए 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अभी इसके पास में 2 पेयर बच गए। एक 2 ये बना दो, 2 ये बना दो, ठीक है। ऐसे ही इसने क्या किया, एक इधर दे दिया, एक सल्फर ने इसने दिया, तो एक इसने दिया। इस सल्फर ने क्या किया, इसको एक दिया, एक ये दिया। पहले इनके बीच में एक एक बना दो, सबके बीच में, सबके बीच में एक एक बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि एक एक डंडी सबके बीच में लगी हुई है। ये आपने बना लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको घेरे बनाने हैं, और घेरे बनाने के साथ साथ आपको 8 बनाने। तो एक ये दिया, 2 सब में और बना दीजिए, जैसे 2 सब में और बना दीजिए। ये लोन पेयर 2 बना दिए, ये जैसे 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो, इसमें जैसे 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो, इसमें जैसे 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो, इसमें 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो, इसमें 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो। अब आपको गोले बनाने हैं बड़े सावधानी के साथ, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 में एक बना के दिखाता हूँ। इतना इजी नहीं है। इस सल्फर के अगर हमें बनाने हैं गोले, तो मुझे ये नज़र आ रहा है, ये बना। इस सल्फर का बनाना है तो देखो इसके ये इसका जैसे ये बनेगा, ये बना 2 गोला है। इस सल्फर का बनाना है तो 2 2 2 4, ये देखिए ये तो एक इधर आ ही रहा है, इसके साथ भी ये बॉन्डिंग कर रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन इसका ये बन गया। ये देखिए ये बनेगा, ये देखिए थोड़ा बन नहीं पा रहा है, ऐसे करके बनेंगे। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इन गोलों बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए किसी का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको और तरीके से डिजाइन बना के आप बना सकते हो। वैसे ये इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखिए यहाँ पर दी हुई है, इस जगह पर दी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये हमारा 4.2 मुझे लगता है शुरू हो गया था, नहीं 4.2 अब शुरू करूँगा तब मैं बताऊँगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। 4.2 आर्टिकल 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन वर्सेटाइल खिलाड़ी है। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10
मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये गूगल करके आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी के मुताबिक एनसीईआरटी कहती है कि करीब 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों? बाकी जो एक तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें इतने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं, उनके नंबर बहुत कम होते हैं, इससे बहुत कम होते हैं, कोई दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े नंबर में क्यों होता है? उसकी वजह है वर्सेटाइल होता है नेचर कार्बन का। और उसकी क्या क्या वजह होती हैं तो मैं आपको रीजंस दे रहा हूँ उसके, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले नंबर पे है कैटेनेशन। तो कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ चेन। आपस में एक दूसरे से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होने की। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बस नॉर्मली 2 कनेक्ट होते हैं और रेयरली 3 हो जाते हैं, ओजोन बन जाता है, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। एलिमेंट आपस में जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, अब कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ये तो 100, 500, 1000 और इवन मोर कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। तो एक तो ये टेंडेंसी होती है कैटेनेशन की वजह से, एक होता है इसका। दूसरे कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट से बड़ा फ़ायदा होता है कि इसकी वैलेंसी 4 होती। मैंने भी आपको दिखाया था, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको कि इसके पास कई ज़रिए होते हैं। भाई क्या केमिस्ट्री क्या है? एक्चुअली एक बिजनेस है, एक व्यापार है, और एटम्स के बीच में होने वाला एक बिजनेस है जिसमें जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनके बीच में होने वाला जो ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस है, उसमें एक तगड़ा खिलाड़ी है क्योंकि इसके पास कई तरीके हैं। देखिए ये तरीका अपना सकता है, ये तरीका अपना सकता है, या फिर ये तरीका अपना सकता है। तो चूंकि इसके पास में कई तरीके हैं, इस वजह से ये ऐसा कर पाता है। और एक इसमें आप रीज़न और भी आप लिख सकते हैं, आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं एक ही कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो इस वजह से भी इतनी बड़े नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। अगर कोई रीज़न पूछे तो आप 3 रीज़न बताइए। नंबर 1 कैटेनेशन, नंबर 2 कार्बन इज टेट्रावेलेंट, नंबर 3 इज आइसोमेरिज्म। तो ये इसके 3 रीज़न हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा उसमें दिया हुआ था कि वाइटल फोर्स थ्योरी। जहाँ तक वाइटल फोर्स थ्योरी जे बर्जीलियस ने दिया था कि अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल को हमको बनाना है तो हम ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बना सकते हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते हैं। एक वाइटल फोर्स, एक दूसरी दुनिया, एक ऊपरी सत्ता, एक ईश्वर, एक भगवान, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया था कि उसके लिए ज़रूरी है नेचुरल चीज़ों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। बट इन 1828 वोलर उन्होंने सिंथेसाइज करके यूरिया को लैब में बनाया। कुछ इस तरीके से बनाया कि देखिए ये आपका है KCNO और ये आपका है अमोनियम सल्फेट। इसकी जब रिएक्शन हुई आपस में तो अमोनियम साइनेट बना, NH4CNO बना, प्लस क्या बना, K2SO4 बना। फिर जो ये NH4CNO है इसने रीअरेंजमेंट किया और NH2CO NH2 में कन्वर्ट हुआ। आप देख सकते हो 2 N है, यहाँ भी 2 N है। एक तरह से रीअरेंजमेंट हो गया इसमें हीट करने पर। और कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं।
तो ये बना, और ये हमारा था यूरिया। तो ये जो मटेरियल है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये पोटेशियम साइनेट है और ये अमोनियम सल्फेट। मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पोटेशियम साइनेट, और ये आपका है अमोनियम सल्फेट, और उससे जो ये बन के तैयार हुआ है ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट करने पर यूरिया मिल जाती है। 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को काफ़ी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल था और उससे यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लैब में सिंथेसाइज किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लगभग 200 साल पहले। फिर 1850 में कोल्बे एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ज़रिए उन्होंने एसिटिक एसिड को लैब में सिंथेसाइज किया। तो यहाँ से पूरी तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी को एंड मिल गया और ये हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी वहाँ से ख़त्म हो गई। तो ये हमारा आर्टिकल 4.2 कंप्लीट हो गया। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आर्टिकल 4.2.1 में है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, बट बिफोर देन मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। तो जो ऑर्गन टर्म है, ऑर्गन टर्म का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं, मतलब कंपाउंड्स होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी आपको एक मॉडर्न डेफिनेशन याद करनी चाहिए जो मुझे एनसीईआरटी में नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको मैं आपको लिख रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो नाम यहाँ पर आए हैं, एक आया है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा आया है उनके डेरिवेटिव, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन, एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोकार्बन्स सिंपली मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। बच्चों थोड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक, भों भों, कूं कूं, सब्जी वालों की आवाज़, वो मज़ा आप लेते रहिए। आप जहाँ भी कहीं कोचिंग वगैरह में, स्कूल वगैरह में पढ़ते हो, उसके बाहर साइड से भी कुछ इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है। कुछ अच्छी भी आवाज़ें आती हैं, जैसे बगल में यहाँ पर अच्छे ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, जहाँ पर मेरा ये सेंटर है उसके आसपास 26 के करीब बड़े बड़े ट्रीज़ हैं चारों तरफ सराउंडिंग्स में। तो वहाँ पर बहुत सारी कोयल्स, बहुत सारे अच्छे जो पक्षी हैं वो आते हैं, तो उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ती है, काँव काँव भी सुनाई पड़ती है, कूँ कूँ भी सुनाई पड़ती है ना, और कुछ साइकिल की भी आवाज़ आती है, कुछ सब्ज़ी की भी आती है, उसका भी आप मनोरंजन लेते रहा करिए। तो अभी आप देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में आप इसको दो कैटेगरी में बांट दीजिए। हाइड्रोकार्बन्स को आप दो कैटेगरी में बांट दीजिए। एक आपके हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन भी बोलते हैं, और इनकी खूबी क्या होती है, ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड इसके अंदर सिंगल होते हैं। और दूसरे आपके जो हो गए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, सारे बॉन्ड सिर्फ सिंगल नहीं रहते हैं। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो सैचुरेटेड है, और अगर सिंगल के अलावा डबल या ट्रिपल है तो वो अनसैचुरेटेड है। तो इसमें एक आपका कहलाता है एल्कीन और एक आपके होते हैं एल्काइंस। इनमें क्या होता है कि इनमें डबल बॉन्ड भी होता है विद सिंगल बॉन्ड,
और इनमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की एक कहानी हो गई, है ना। तो अगर हम समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, तो हाइड्रोकार्बन में ये सब आ जाते हैं, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उनके डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर एक और डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ सिंपली। मतलब क्या हुआ कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड देयर derivatives are called organic compound। ये भी एक उसकी छोटी सी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। कॉपी बना लिया करो, एक बार बार वीडियो मत देखा करो, आंखें भी खराब होती हैं देखने पे। आप कॉपी बना लिया करो, कॉपी पे लिख लिया करो, कोशिश किया करो बार बार कॉपी से पढ़ने की। फिर जब कभी ना समझ में आए तब फिर आप वीडियो खोला करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा आंखें अपनी ख़राब करें, आंखें बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको देखिए 3 ये कैटेगरी सामने आई। अब जरा ये तीनों कैटेगरी समझ लीजिए आप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। अगर आप देखिए, अब हमने पहले लिया एल्केन, इनका दूसरा नाम पैराफिन्स, इनका एक टर्म आएगा जनरल फार्मूला, वो है CnH2n+2। इसमें n की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा एल्केन चल रहा है। फिर n की वैल्यू बार बार बदलते जाएंगे तो हमको मिलती है होमोलॉगस सीरीज। ये होती है अ सीरीज ऑफ वेरियस members of a given category of compounds. The series is obtained by putting n equal to 1 2 3 and so on, ठीक है। तो ये अगर हम 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सीरीज मिलेगी। जैसे हमने आपसे कहा होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन बना दो भैया। तो इसमें आपने क्या कहा, बोला CnH2n+2 है। तो अब हमने क्या किया, बोला n = 1 रख दो। तो अब यहाँ पर n = 1 रख के देखो, देखिए n की जगह 1 रखा, फिर H आया, फिर 2 और इंटू 1+2, C तो 1 हो गया, H 2 × 1 मतलब 2 और 2 + 2 4। तो ये फॉर्मूला बना हमारा CH4। पहला मेंबर हमारा आया CH4। ये हमारा फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन इज CH4। अब हम n = 2 रखे, तो चलिए n = 2 रखिए। यहाँ पर हमने रखा 2, H 2 × 2 + 2। तो ये C2 हुआ और H 2 × 2 हुआ 4, 4 + 2 हुआ 6। ये फॉर्मूला बना C2H6, ये बना हमारा C2H6 और ये हमारा बना सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। अब ऐसे ही हम n = 3 रखें, ये बना C3H8। कैसे, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर n की जगह आप 3 रखिए, C3 हो गया, H 2 × 3, n की जगह 3 रखा +2, C3H 3 × 2 = 6, 6 × 2
H8 C3H8 एंड सो ऑन। ऐसे आप कोई भी मेंबर निकाल सकते हो। अब इसमें अगर आप देखिए दो सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस देखिए। जैसे हमने कहा C2H6 में CH4 को घटा दो, माइनस कर दो, तो भैया 2 है और ये 1 है, तो ये घट के क्या C बचेगा, और 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, तो क्या बचा CH2 बचा। ये कैलकुलेशन सीख लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये CH2 आ गया। अब जरा इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देखिए जरा, C3H8 में C2H6 को माइनस कर दो, तो अभी आप देखो 3 में 2 गया, इसमें कुछ कैरी वेरी नहीं होता है, C आया, और H8 और H6, 8 में 6 गया तो 2 आया, तो क्या बचा CH2। तो इसमें क्या होता है कि हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट मेंबर CH4 फार्मूले में वैल्यू रख के निकाल लिया, उसके बाद अगला मेंबर हम चाहें तो पूरा फार्मूला नहीं रखें। अभी हमको क्या करना है कि हम सीधे सीधे, जैसे देखिए दिखाता हूँ, अभी पहला मेंबर तो हमारा CH4 था, अब हमें दूसरा मेंबर निकालना है, हमने CH2 ऐड कर दिया, तो C में C ऐड करोगे तो C2 हो जाएगा और H में 6 हो जाएगा। मतलब कहने का है कि कार्बन 1 इंक्रीज कर दो, हाइड्रोजन 2 इंक्रीज कर दो। अगला मेंबर क्या होगा, C3H8 होगा। अगला मेंबर क्या होगा, C4H10 होगा। अगला मेंबर क्या होगा, C5H। बहुत सरल है। इधर 1 2 3 4 5, इधर 2 4 6 8 10 12। ये हमारी होमोलॉगस सीरीज बन गई, किसकी, एल्केन की। एल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। ये हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल में, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एल्कीन का सिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बताता हूँ। कुछ टॉपिक आगे पीछे हो जाएंगे, मगर मैं आपको सीक्वेंस लेके चलूँगा। आप बुक लेके पढ़ के इसको पकड़ के चलते रहिए। जितना पढ़ लिया करिए एक दिन में, उतना तैयार कर लिया करिए। वीडियो वहीं से आपको फिर से मिल जाएगा अगले दिन फिर उसको खोलिए, फिर पढ़िए, आराम से पढ़िए। मगर अच्छा, अब आप देखिए अगली जो चीज़ हमारी है वो एल्कीन है। एल्कीन का दूसरा नाम ओलेफिन्स भी होता है। इसका अब मैं शॉर्ट में जनरल फार्मूले को GF लिखूंगा, तो जनरल फार्मूला इसका CnH2n होता है। और N की यहाँ पर वैल्यू 2 से शुरू होती है, याद रखना। N की वैल्यू एल्कीन के केस में 2 से शुरू होती है, क्योंकि एल्कीन की कंडीशन होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 2 होंगे कार्बन, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 से शुरू होता है। तो चलिए फर्स्ट मेंबर हम निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा C2। देखिए N की वैल्यू क्या रखनी है फर्स्ट मेंबर में, N की वैल्यू हमको 2 रखनी है। तो देखिए मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, यहाँ C2 और H 2 × 2, तो क्या बन गया C2H4। सेकेंड मेंबर N = हमको 3 रखना है, C3। आप चाहो तो इसी में CH2 ऐड कर दो, C2 है तो एक कार्बन बढ़ा दो C3 और H6, इधर से भी निकाल सकते थे। N की जगह क्या रखेंगे 3, H 2 × 3 क्या बना C3H6। ठीक है। थर्ड मेंबर ऐसे ही बना, N = क्या रखेंगे 4 रखेंगे, C4H8। ठीक है, एंड सो ऑन। अब मान लो हमसे कहा गया कि 50th मेंबर निकालो, तो भैया 50th मेंबर है तो N = हम रख देंगे 51, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे C51, H 2 × 51 बन जाएगा C51, H
102, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप कोई भी मेंबर निकाल सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरीके से मैं यहीं पर आपको एल्काइन का बता देता हूँ। एल्काइन का जो दूसरा नाम है वो है एसिटिलीन्स। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। CnH2n-2 मतलब एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। एन, इन, आइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड कम से कम, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, इसका फॉर्मूला CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n-2, मतलब +2 0 -2। ये आपका एक लर्निंग यंत्र है। 10th के बच्चों को ये लर्निंग यंत्र याद कर लेना चाहिए, ये उनके बड़ी काम की चीज़ है। एन, इन, आइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड, कुछ साथ में सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड और कुछ सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। ये जनरल फार्मूला हुआ। यहाँ पर भी n की वैल्यू 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक होना ज़रूरी है कार्बन कार्बन के बीच। फर्स्ट मेंबर हमारा आएगा, n की जगह 1 रखेंगे, निकलेगा C2H2। सेकेंड मेंबर निकालना है, CH2 जोड़ते जाइए, C3H4, C4H6, C5H8 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट मेंबर है, ये हमारा सेकेंड मेंबर है, ये हमारा थर्ड मेंबर है, ये हमारा फोर्थ मेंबर है। इसमें भी करना ये है कि एक मेंबर n की एक वैल्यू कम करनी है। जैसे 50वां मेंबर निकालना था तो n की जगह पर हमने 51 रखा। मुझे लगता है गलत हो गया, ये 49 रखना पड़ेगा। जैसे अगर हमको सेकेंड मेंबर निकालना था तो n की वैल्यू हमने क्या रखी थी, फर्स्ट मेंबर है, नहीं ठीक है, फर्स्ट मेंबर है तो n इक्वल टू 2 रखा है, तो 50 मेंबर एक बढ़ के रखना है हमको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 100th मेंबर, आप इसको निकालिएगा और ये फॉर्मूला हमको कमेंट्स में आप इसको डालिएगा। तो देखिए ये तो मैंने आपको इसके बताए फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, और साथ में होमोलॉगस सीरीज, जैसे ये होमोलॉगस सीरीज एल्कीन की है, एक ही परिवार के सदस्य हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से ये इसकी होमोलॉगस सीरीज है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं, तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। आपने फॉर्मूले समझ लिए हैं। अब आपको अगर इनके स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है ना, तो पहला स्टेप इसमें होता है चेक फ्रॉम फॉर्मूला। मतलब पता तो चले कि वो एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। और फिर स्टेप जो सेकंड हमारा है, कि यूज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंपाउंड। और बनवाऊंगा तब आपको बात समझ में आएगी। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ। मैंने कहा कि C2H6 का आपको बनाना है। आपने तुरंत इसके फॉर्मूले को चेक किया, ये CnH2n+2 है को फॉलो करता है, CnH2n को करता है कि CnH2n-2 को करता है। हमने आइडिया लगाया, हमने कहा कि C2 है, फिर H 2 × 2 + 2 हमें चेक करना पड़ेगा। हम समझ गए कि इट बिलोंग्स टू CnH2n+2। इसका मतलब है इट इज एन एल्केन। एल्केन है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल है। शुरुआत हमने करी। जो हमारा स्टेप थर्ड होता है ये होता है कि फर्स्ट ड्रॉ
कार्बन स्केलेटन। आप कार्बन स्केलेटन बनाओ, आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं और बॉन्ड सिंगल है, मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड। तो आपने क्या शुरू किया, आपने कहा 2 कार्बन है और एल्केन का फॉर्मूला है इसलिए CH बन गया। उसके बाद आपने कहा कि टोटल 6 हाइड्रोजन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। या कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन से 1 डंडी लग गई है, 3 डंडियां और लगेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कार्बन की डंडियां गिनिए 1 2 3 4। ऐसे ही इस कार्बन की 1 डंडी लग गई है, 2 3 4, और इस तरीके से ये बन गया। हमने क्या किया, यहाँ पर H लगा दिया, फिर फॉर्मूले को चेक कर लिया, सबकी वैलेंसी चेक कर लीजिए। 1 बाई 1 हर एक एटम की हाइड्रोजन की 1 होती है, कोवैलेंसी 1 डंडी, हर एक हाइड्रोजन से 1 डंडी लगी हुई है। आप देख सकते हो हर कार्बन से, देखो 2 कार्बन है, इस कार्बन से 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4। अब ये इसका बनता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मूला। ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन न जाने क्यों केमिस्ट्री में सभी बुक्स में डॉट फॉर्मूले को अच्छा सरल माना जाता है। ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आती है। अब आप इसको देख के आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। आपने पहले क्या करना है, सारे एटम को प्रॉपरली अरेंज कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी को देख के बनाइए। जैसे यहाँ पर इस H और इस C के बीच में 1 डंडी है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इसका है। इस कार्बन और H के बीच 1 डंडी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा है। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक यहाँ पे डॉट लगाया, एक क्रॉस लगाया। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। एक कार्बन चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। आप देख सकते हो, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आप आराम से देख के समझ सकते हो। 1 डंडी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 डंडी, 2 बिंदी, अरे बिंदी मतलब डॉट, और डंडी मतलब डंडी। 1 डंडी का मतलब 2 बिंदी, 2 बिंदी, 2 बिंदी का मतलब 2 बिंदी, 1 डंडी का मतलब 2 बिंदी, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब गोले लगाने, अब पहले आप H का गोला लगा दीजिए, 2 हो गए H के पास, ये गोला लगा दीजिए, ये गोला लगा दीजिए, ये गोला लगा दीजिए, ये गोला लगा दीजिए, ये गोला लगा दीजिए। अब इस कार्बन पे आइए, अब ऐसा लगाइए कि कार्बन के ये सब इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना। थोड़ा गोला थोड़ा एलिप्टिकल भी बन सकता है। मेरी तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं, मैं तो कभी नहीं बनाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है। अब इससे आप गिन सकते हो, जैसे इस कार्बन को गिना, 1 2, इसका गोला ये आ रहा है तुम्हारा, ये इसका गोला आ रहा है, 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन गिन लिए। मैं यहीं से गिन लेता हूँ, इस कार्बन से गिनना है। 1 डंडी का मतलब 2 बिंदी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इसके पास हो गए, 2 2 2 2 8 इसके पास हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये आपने बनाया स्ट्रक्चर किसका, C2H6 का। इसका वैसे नाम जो है C2H6 का होता है इथेन, इसका नाम होता है इथेन। ये इथेन का आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप, देखिए मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। फिर जैसे मान लीजिए मैं दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ले लिया। अब मैंने लिया दूसरा, मैंने एग्जाम्पल लिया। अब प्रैक्टिस करिए, कॉपी निकाल लीजिए। मैं लिखा C3H6। तो पहले हमने इसको कंपेयर कर लिया, बोला यार ये तो 3 2 जा 6, मतलब CnH2n को बिलोंग कर रहा है, CnH2n को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये एल्कीन है, एल्कीन है तो मतलब एक इसके पास डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, बस काम बन गया। अब हमको स्केलेटन, पहले कार्बन स्केलेटन बना लो। मैंने कहा 3 कार्बन हमने ऐसे बना लिए। अब एक चूंकि डबल बॉन्ड है तो एक किसी में भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। डबल बॉन्ड लगाने के बाद अब पहले इसकी डंडियाँ लगाइए। इस कार्बन से क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक ही आया, एक ही आया। इस कार्बन से 2 और 1, तो 1 डंडी, 4 डंडियाँ होनी चाहिए। इस कार्बन से 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, H लगा लेने।
अब आप लगा लीजिए, एच एक यहाँ लगाया, एक एच यहाँ लगाया, एक एच यहाँ लगाया, ठीक है। इससे भी आपका स्ट्रक्चर निकल आता है 1 2 3 4 5 6, ये आपने बना लिया। ये कहलाएगा डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इससे आप ये नहीं, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड फॉर्मूला या बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब इससे हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो डॉट स्ट्रक्चर के लिए पहले हमने कार्बन बना लिया। अब इसी को देख के बनाना, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, जहाँ जहाँ है जो एटम पहले बना दो आप। बहुत ध्यान से इसको वर्किंग करो। एक डंडी लगाई, यहाँ पे डॉट लगाया, क्रॉस लगाया, इसमें डॉट लगाया। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक डंडी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। कार्बन वाले को डॉट से दिखा रहे हैं, इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। इस कार्बन के बीच डबल डंडी, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए, 2 डंडी ये लगा दी, 2 कट्टम इधर लगा दिए। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इसका इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है। इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका। सबके चेक कर लो, कार्बन के 4 होते हैं, 4 1 2 3 4, 4 के चारों बने हुए हैं, सबके बने हुए हैं। अब हमको गोले लगाने हैं, ये गोला लगा दिया, ये हमने गोला लगा दिया, ये हमने गोला लगा दिया, ये नहीं लगाया गोला, ये गड़बड़ हो जाएगा। 2 ही लगा दिए हमने कार्बन हाइड्रोजन के पहले लगाते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को 2 ही करने होते हैं, हमेशा याद कर लो। हाइड्रोजन 2 करके बस खुश हो गया, हीलियम बन गया। उसके बाद इसको अगर हम इस कार्बन को देखेंगे तो देखो, ये इसका गोला बनेगा, ये गोला बन रहा है। इसके गिन लो 2 2 4 2 6 2 8, बहुत ख़राब हमको लगता है। यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 डंडी हो गए, 4 2 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन के लिए हमको बनाना है, ये बना, ये बना, ये बना। उसके बाद हमको इस कार्बन का बनाना है, इस कार्बन का बनाना है, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक अगर हम आपको और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने ले लिया C3H4, तो हमने कहा कि ये तो भैया CnH2n-2 है। आप दे सकते हो 3 और 3 2 जा 6, 6 - 2 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एल्काइन है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, सिंगल लगाए, मगर एक आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, लगा दिया आपने। अब कार्बन के साथ 3 डंडियाँ लग गई तो एक आप H लगाओगे, कार्बन के साथ 3 डंडियाँ लग गई तो H लगाना नहीं, क्योंकि 3 और 1 4 हो गई, और इसके साथ आप 3 लगाओगे। ये बन गया इसका बॉन्ड फॉर्मूला, और इससे आप डॉट फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से बनाइएगा, इसको आप डॉट फॉर्मूला इसको बनाइए और मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आप इसको नहीं बना सकते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।